गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, कोई त्रिभुज दिया है आपको पी क्यू आर, उसकी भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। आपको आकृति में दिख रहा है यहाँ पे ई और एफ बिंदु स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, कि जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के, ये है या नहीं है, हमें इसको ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब इनका अनुपात समान आता है, त्रिभुज में जब भुजाओं का ये अनुपात समान आता है, कोई अगर लाइन उनको प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, तो अगर उनसे जो कटने वाली पार्ट्स हैं, इस पार्ट का और इस पार्ट का ये अनुपात अगर सेम आता है, तो क्या होता है, वो लाइन क्या होती है, समांतर होती है, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब हम यही चेक करने वाले हैं कि भाई ये समांतर है या नहीं है। तो आप सबसे पहले जब हल करेंगे तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को लिख लीजिए जो आपको दी गई हैं। आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पीई का मान आपको दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, यानी कि पीई क्या दे रखा है आपको 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर। पीई दे रखा आपको 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर दे रखा आपको 2.4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या पढ़ा था, आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय पढ़ा था ना, उसी का यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको कि पीई अनुपात ई क्यू, यानी कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अनुपात एफ आर। अगर इनको सॉल्व करके ये अनुपात बराबर आ गया तो ये वाली लाइन क्या होने वाली है, इस वाली लाइन के समांतर होने वाली है। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज इसमें रखिए। पी की वैल्यू मैंने रखी 3.9, ई क्यू की जगह में मैंने रखा 3, पी एफ की जगह में मैंने रखा 3.6 एंड पी आर की जगह में रखा 2.4। जो सारी वैल्यूज़ हैं वही रखी हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो मैं डेसिमल हटाने के लिए इसको क्या कर लूँगी, इसको अगर मैं 10 से इंटू करती हूँ तो 39 बन जाएगा। जब इसको 10 से इंटू किया तो इसको भी 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 × 10 30 हो जाएगा, यानी कि 39/30 इक्वल्स टू, इसका तो डेसिमल ऐसे हट जाएगा, अगर मैं इसको 10 से इंटू करती हूँ तो 36 आ जाएगा, इसको भी 10 से इंटू करना पड़ेगा, 24 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट करिए, 339 जा 3 13 जा ये 3 10 जा, ठीक है, तो 13/10 इस ढंग से आया। उसी ढंग से इसको भी काटिए आप, ये किसकी टेबल से कट रहा है, 12 की टेबल में आता नहीं है दोनों, 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24, यानी कि 13/10 और 3/2 ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर वैल्यूज़ नहीं है, तो यानी कि 13/10 नॉट इक्वल टू 3/2, ये दोनों अब बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये लाइन भी इसके समांतर नहीं है। अगर इनका अनुपात बराबर आता तभी ये लाइन इस लाइन के क्या होती, त्रिभुज की इस भुजा के समांतर होती, तो इस केस में नहीं है, तो आप लिखेंगे इसलिए ई एफ जो है समांतर नहीं है क्यू आर के। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसके 2 पार्ट्स और हैं, अभी हम उनको भी देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट है कि पीई की वैल्यू आपको दी है 4 सेंटीमीटर, क्यूई आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ आपको दिया है 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम वही बीपीटी यानी कि आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय का आप यूज़ करिए और तब बताइए। ठीक है, तो क्या प्रमेय थी वो, यानी कि पीई बटे ई क्यू और पीएफ बटे एफ आर। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लगाई, पी की जगह में 4 एंड क्यू ई या ई क्यू कुछ भी बोलो, यहाँ पे 4.5, पी एफ की जगह में 8 आ गया एंड एफ आर बोलो या आर एफ बोलो, डजेंट मैटर, यहाँ पे आ गया 9। ठीक, सारी वैल्यूज़, इसको 10 से इंटू कराते 40 बन जाएगा, इसको 10 से इंटू करेंगे तो इसका डेसिमल हट गई 45 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8/9। आप कैंसिल आउट करिए तो 5 8 जा क्या होता है 40 एंड 5 9 जा 45, 8/9, तो यहाँ पे आ रहा है 8/9 इक्वल्स टू 8/9। ये दोनों अनुपात क्या आ गए, बराबर आ गए।
यानी कि आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय से हमने देखा कि इनका अनुपात बराबर आ गया। जब इनका अनुपात बराबर आ गया तो हमने क्या पढ़ा था कि जब अनुपात बराबर आ जाता है तो ये वाली भुजा क्या हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यानी कि इसका जो विलोम था, इसका हमने एक पढ़ा था ना कि इसका विलोम होता है, प्रमेय का विलोम करना, प्रमेय का उल्टा करना। हमने 2 प्रमेय पढ़ी थी स्टार्टिंग में, है ना, बीपीटी की। एक बार उस चीज़ से हमने क्या बोला था कि इनका अनुपात समान होता है तब वो भुजा बराबर होती है। एक बार हमने पढ़ा था कि अगर समांतर हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो वही यहाँ पे हमने विलोम वाली प्रमेय का यूज़ किया। उसी ढंग से इसका थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट में भी सेम चीज़ें हैं कि पी क्यू आपको, अब इस बार ये छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं दे रखा है, इस बार आपको ये पूरा पी क्यू दे रखा है। पूरा पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरा पी क्यू। उसी ढंग से पूरा पी आर दिया है आपको 2.56 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया है, ठीक है। और पी ई छोटी वाली दी है, ये वाली भुजा 0.18 सेंटीमीटर, और उसी ढंग से पी एफ दिया आपको 0.36 सेंटीमीटर। तो आप देखो बच्चों, कॉमन सेंस की बात है। आप इसको, मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग ढंग से किया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम पहले से क्वेश्चंस करते आए हैं। क्यों? देखो, आपको पूरी भुजा पी क्यू पता है ना, आपको ई क्यू निकालना। तो ई क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू में से पी ई घटा दो, ये वाली ज्ञात हो जाएगी। उसी ढंग से इसमें से ये घटा दो, ये ज्ञात हो जाएगी। आपको चारों चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी, आप इस वाले फॉर्मूले में रख देना। अगर आपको ऐसे, आप इस ढंग से भी कर सकते हैं। कुल मिला के मेरा बोलने का तात्पर्य है कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर से भी आप इसको कर सकते हैं। आपको पी ई तो ज्ञात है, अब आपको ई क्यू ज्ञात नहीं है, लेकिन आपको पूरा पी क्यू ज्ञात है। तो पूरे पी क्यू में से आप पी घटा लीजिए, आपको ये ई क्यू मिल जाएगा। उसी ढंग से आपको एफ आर ज्ञात करना है, तो पूरे पी आर में से आप पी एफ घटा लीजिए, ठीक है। आप एक मेथड तो आपका ये है, और मैंने थोड़ा यहाँ पे अलग ढंग से किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। उससे करा मैंने कि मैंने एक पी ई ली, ठीक है, जो आपको दी है पी, और एक पूरा पी क्यू ले लिया, ठीक। उसी ढंग से एक पूरा इतना पी एफ ले लिया और एक पूरा पी आर ले लिया। आप कुछ भी करिए, आपको जो कंफर्टेबल, जो इजी लगता है, अपना अपना वे है, ठीक है। पी ई में मैंने 0.18 रखा, पी क्यू की जगह में 1.28 रखा, इक्वल्स टू पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36, और पी आर की वैल्यू क्या है 2.56। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल हटाया 18 बन गया, इसका डेसिमल हटाया 128 बन गया, डेसिमल हटाया 36 बन गया, डेसिमल हटाया 256 ये बन गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 9 जा एंड 2 64 जा, इसको 4 9 जा एंड 4 64 जा, 256 आता है, ठीक है। अब इनका अनुपात देखिए, आप देख रहे हैं सेम अनुपात आ रहा है। तो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हमने क्या निकाल दिया कि ये लाइन क्या है, क्यू आर ई एफ क्या है, क्यू आर के समांतर है, उसका हमने विलोम लिया है, ठीक है। विलोम यानी कि दूसरी, विलोम का मतलब समझ रहे हैं आप, उसमें 2 प्रमेय थी ना, सेकंड वाली प्रमेय है जो उसका विलोम है, रिवर्स में जो चल रही है, उसके कन्वर्स में जो चल रही है, उल्टे में, ठीक है, रिवर्स में, उसका आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा प्रूव्ड बेस्ड क्वेश्चन है, और ये थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक बारी में ये ऐसे नहीं लगेगा कि बस आज करा और आज ये समझ में आ गया, आपको इसको प्रैक्टिस में लाना होगा, तब ये चीज़ें हैबिचुअल में आएंगी, प्रैक्टिस में आएंगी, तो ही आपको प्रूव करना आसान होगा, ठीक है। इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कि आकृति 6.18 आपको बुक में आपकी आकृति दी है, में यदि एल एम, जो ये एल एम समांतर है किसके, बी सी के, ये समांतर है, एल एम समांतर है बी सी के, और एल एन समांतर है सी डी के। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा डायग्राम समांतर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये जैसे ये दोनों समांतर दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा लाइन में वो हुआ है, आप सही से बनाएगा डायग्राम। एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करके क्या लाना है कि ए एम, जो ये ए एम है अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये आपको सिद्ध करके लाना है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके समझिए, आप इतना बड़ा मत सोचिए कि हमें इतना बड़ा लाना है। आप इसमें ये देखिए कि आपको कितने त्रिभुज पहले इसमें मिल रहे हैं, ठीक। अभी तक हम एक त्रिभुज से शुरू करते थे ऐसे क्वेश्चंस, तो इसमें 2 त्रिभुज हैं। कौन कौन से, जहाँ से हमें क्वेश्चंस मेन करना है सॉल्व, एक त्रिभुज है इसमें ए बी सी, और एक त्रिभुज है इसमें ए सी डी, ये बड़े त्रिभुज हैं ये, तो आप इनमें ये सोच लीजिए कि ये लाइन है इनके बीच में एक एक, ठीक।
तो आप जब त्रिभुज ए बी सी की पहले हम बात करेंगे कि हम त्रिभुज केवल ए बी सी ले रहे हैं। जब हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं तो इसमें हमें पता है कि जो एम एल है वो समांतर है किसके, बी सी के। एम एल जो है वो समांतर पहले से ही दिया है कि एम एल समांतर है बी सी के। आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से अगर हमें पता है कि जब ये लाइन इसके समांतर होती है तो क्या होता है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से कि ए एम अपॉन बी एम, इसकी वाली साइड ए एम अपॉन बी एम, उसी ढंग से ए एल अपॉन सी एल। तो मैंने वही लिखा ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एल अपॉन सी एल। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ठीक है, अब है आपका, फिर आप दूसरा त्रिभुज देखिए। कौन सा है दूसरा त्रिभुज, ए सी डी। अगला त्रिभुज आपके पास ए सी डी। जब अगला त्रिभुज ये है तो उसमें एन एल क्या है, समांतर है सी डी के, है ना। एन एल क्या है, समांतर है सी डी के। तो उसी ढंग से आधार भौतिक समानुपातिक हम प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं। तो ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन सी एल या एल सी, कुछ बोलो, सी एल। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, आप जब समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको क्या दिखने वाला है, ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एल अपॉन सी एल, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन सी एल। ए एल सी एल ये दोनों में कॉमन आ गए, यानी कि इनके दाहिने हाथ की तरफ वाली चीज़ें जो हैं क्या हैं, वो सेम है। तो इनके ऑब्वियसली बाएं हाथ वाली चीज़ें भी क्या होंगी, समान होंगी, यानी कि एल एच एस भी इनके इक्वल होंगे। तो यानी कि ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। मैं लिख देती हूँ, मैंने इसको, इस चीज़ को इग्नोर कर लिया केवल। ठीक है, इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया केवल इतना देखिए आप। अब इन दोनों को आप इक्वल करिए। अब जब मैंने इनको इक्वल करा तो अब क्या करना है भाई, हमें क्वेश्चन में इतना आंसर इतना थोड़ी ना है, क्वेश्चन में हमें इतना तो चलो मिल रहा है कि ए एम यहाँ पे दिख गया आपको, है ना, आपको ए एम भी दिख गया, आपको ए एन भी दिख गया, ये चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एम बी एम है ना, आपको यहाँ पे बी एम नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे पूरा ए बी चाहिए। और उसी ढंग से यहाँ पे आपको एन डी नहीं चाहिए, पूरा ए डी चाहिए। तो इस पूरे को लाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोगों ने। इसका हम व्युत क्रमानुपाती करेंगे, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो आप, अभी पता चलेगा आपको कि उल्टा, क्योंकि यहीं से थोड़ा बच्चों की प्रैक्टिस बेस्ड है, समझना होता है। ठीक है, आप ऐसे दिमाग चलाएंगे ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा आपको देखना है कि ऐसा कैसे आ सकता है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी कि बी एम अपॉन ए एम करेंगे और एन डी अपॉन ए एन करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको इतना कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को इसको पूरा बनाना है, तो पूरा बनाने के लिए इसमें मेरे को एक दोनों तरफ जोड़ना है। एक एक मैं दोनों तरफ जोड़ूंगी, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यानी कि ए बी एम अपॉन ए एम के साथ भी मैंने +1 किया और एन डी अपॉन ए एन के साथ भी मैंने +1 किया। ठीक, अब जब ये +1 कर लिया तो इसके बाद मेरे को एलसीएम लेना होगा। मैंने इसका एलसीएम ले लिया ए एम, तो ए एम 1 जा ए एम, तो 1 इंटू बी एम आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए एम का मल्टीप्लाई ए एम के साथ होगा, तो ए एम 1 जा ए एम आ जाएगा, इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन। अब आप देखिए कि क्या बनेगा, ये बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम से क्या बन रहा है, पूरा ए बी बन रहा है। तो मैं इसको पूरा ए बी लिख सकती हूँ, ए एम को एज इट इज़ रहने दीजिए। उसी ढंग से एन डी, एन डी प्लस ए एन से आपका क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है, इसको अपॉन ए एन ऐसे रहने दीजिए। अब देखो क्वेश्चन में हमें लगभग चीज़ें मिल गई हैं जो हमें चाहिए थी, कि ए बी भी आ गया, ए एम भी आ गया, ए डी भी आ गया, ए एन भी आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये उल्टा हो रखा है ना। फिर इसको हम पुनः क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसको दोबारा से, यानी कि ए एम को ऊपर कर लिया और ए बी को नीचे और ए एन को ऊपर, ए डी को नीचे। यही चीज़ हमें प्रूव करके लानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। ठीक है।